स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7 जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 7 के उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री मेजर पेपर 17 और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूएसएसआर का इतिहास। इससे पहले मैंने मेजर पेपर 16 का सारा वीडियो कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ इससे पहले यूनिट 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की भूमिका, शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस का पुनर्निर्माण और ये खुश्चेव की आंतरिक और विदेश नीतियां। चलिए पहला क्वेश्चन बनता है, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की भूमिका और उसके योगदान का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो समझते हैं पृष्ठभूमि को। पहले द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के शुरुआती दौर में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट मतलब आक्रमण ना करने वाला समझौता किया था। लेकिन 22 जून 1941 को एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबोसा के तहत सोवियत संघ पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस घटना ने सोवियत संघ को मित्र राष्ट्रों के पाले में ला खड़ा किया। रूस के लिए यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा का महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध बन गया था। महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाक्रम की बात करें तो ऑपरेशन बारबोसा और शुरुआती प्रतिरोध, जर्मनी ने अपने विशाल सेना के साथ 3 दिशा बोले तो कहाँ कहाँ, लेनिनग्राद, मॉस्को और यूक्रेन में हमला किया। शुरुआत में सोवियत संघ को भारी नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। लेकिन स्टालिन ने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई जिसमें पीछे हटते समय रूसी सेना ने अपने ही संसाधन नष्ट कर दिए ताकि जर्मन सेना को रसद न मिल सके। स्टालिनग्राद का ऐतिहासिक युद्ध 1942-43 यह युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। स्टालिनग्राद की गलियों में महीनों तक चले खूनी संघर्ष के बाद सोवियत जो है सोवियत सेना ने जनरल पॉलस की जर्मन छठी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस हार ने हिटलर के अपराजय होने के भ्रम को तोड़ दिया और जर्मन सेना का पीछे हटना शुरू हुआ, ठीक है। हिटलर का घमंड टूट जाता है। कुछ क्या है ये, इसको क्या पढ़ेंगे, कुर्स्क, ठीक है। कुर्स्क का युद्ध 1943 में हुआ यह इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध था। इसमें सोवियत संघ ने जर्मनी की अंतिम बड़ी आक्रामक शक्ति को कुचल दिया। इसके बाद से युद्ध की कमान पूरी तरह से सोवियत संघ के हाथों में आ गई और उन्होंने जर्मन सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। लाल सेना का आक्रमण और बर्लिन का विजय 1944-45 के दौरान सोवियत सेना ने न केवल रूसी क्षेत्रों को मुक्त कराया बल्कि पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया से भी नाजियों को बाहर निकाला। अप्रैल 1945 में सोवियत सेना बर्लिन पहुंच गई और राइक्सटाग बोले तो जर्मन संसद पर लाल झंडा फहरा दिया, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। मानवीय और आर्थिक बलिदान, सोवियत संघ ने इस युद्ध में सबसे बड़ी कीमत चुकाई। आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.7 करोड़ मतलब लगभग 27 मिलियन लोग जो है सोवियत नागरिक और सैनिक मारे गए, ठीक है। रूस के सैकड़ों शहर और हजारों गांव पूरी तरह से तबाह हो गए, फिर भी जनता का मनोबल नहीं टूटा। निष्कर्ष देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ का योगदान निर्णायक रहा। यदि लाल सेना ने पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना की कमर न तोड़ी होती तो मित्र राष्ट्रों के लिए हिटलर को हराना लगभग असंभव होता। रूस ने इस युद्ध के माध्यम से न केवल फाशीवाद का अंत किया बल्कि युद्ध समाप्त होने तक यह एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। इसी सैन्य विजय ने भविष्य में शीत युद्ध की नींव भी रखी। आगे देखते हैं शीत युद्ध के उदय के मुख्य कारणों और इसमें सोवियत संघ की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। पृष्ठभूमि देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका एक साथ मिलकर नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन यह साथ केवल मजबूरी का था, ये नहीं था कि सोवियत और अमेरिका फ्रेंडशिप हो गया, नहीं, वो लोग सिर्फ जर्मनी के चलते एक साथ लड़ रहा था उसके खिलाफ में।
लेकिन यह मजबूरी का था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उनके आपसी मतभेद सतह पर आ गए। उन लोग फिर से अपना वही दुश्मनी में आ गया। सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, पता है ना। 1945 के बाद विश्व राजनीति में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां कोई वास्तविक युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन कूटनीति और मनोवैज्ञानिक तनाव चरम पर था। इसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें शस्त्रों के बजाय प्रचार, जासूसी और सैन्य गुटबंदी का सहारा लिया गया। आगे बढ़े। शीत युद्ध के उदय के कारण वैचारिक टकराव, मतलब विचार जो था उसका आपस में टकराव होना। अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत थी। अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी का प्रतीक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी का नेतृत्व कर रहा था। दोनों पक्ष अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। परमाणु बम का रहस्य। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला करने से पहले इसकी जानकारी सोवियत संघ को नहीं दी थी। स्टालिन को लगा कि अमेरिका ने जानबूझकर यह रहस्य छिपाया ताकि वह युद्ध के बाद अपनी धाक जमा सके। इससे अविश्वास पैदा हुआ। आगे देखते हैं। सोवियत संघ द्वारा समझौतों का उल्लंघन। याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलनों में यह तय हुआ था कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में स्वतंत्र चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन स्टालिन ने वहां अपनी कठपुतली साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी। बर्लिन का संकट। युद्ध के बाद जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को मित्र राष्ट्रों के बीच बांट दिया गया था। सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, जिससे तनाव हिंसक मोड़ पर पहुंच गया। अब देखिए सैन्य गठबंधन की, तो अमेरिका ने नाटो 1949 में गठन किया। इसका सोवियत संघ को असुरक्षित महसूस कराया, जिससे दोनों पक्षों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। मतलब अपना अपना हथियार बनाने फोकस करने लगा। सोवियत संघ की भूमिका और स्पष्टीकरण। शीत युद्ध में सोवियत संघ की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। साम्यवाद का विस्तार। सोवियत संघ का मुख्य लक्ष्य पूर्वी यूरोप को एक सुरक्षा घेरे के रूप में इस्तेमाल करना था। उसने पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों को अपने नियंत्रण में साम्यवादी ब्लॉक तैयार किया। वार्सा पैक्ट का नेतृत्व। अमेरिका के नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया। इसके माध्यम से उसने पूर्वी यूरोप की सेनाओं को एक कमान के नीचे लाकर अमेरिका को चुनौती दी। आर्थिक नियंत्रण देखें तो अमेरिका की मार्शल योजना के जवाब में सोवियत संघ ने कोमेकोन की स्थापना की, ताकि पूर्वी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर साम्यवाद का प्रभाव बना रहे और वे पूंजीवाद की ओर ना झुके। प्रतिस्पर्धा और जासूसी की बात करें तो बताया जा रहा है सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ अंतरिक्ष की होड़ और परमाणु हथियारों की होड़ में बराबरी की। केजीबी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ मजबूत की। निष्कर्ष की बात करें तो शीत युद्ध के उदय में सोवियत संघ की भूमिका अपनी सुरक्षा और साम्यवादी विचार की रक्षा से प्रेरित थी। रूस ने खुद को एक अभेद्य महाशक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसने अगले 4 दशकों तक विश्व की राजनीति को 2 ध्रुवों में बांटे रखा। यद्यपि इसने तनाव को बढ़ाया, लेकिन इसकी शक्ति संतुलन ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से भी बचाए रखा। तीसरा देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। मतलब जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद वो खुद को कैसे फिर से विकास करा पाता है। पृष्ठभूमि 1945 में युद्ध समाप्ति के समय सोवियत संघ की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लगभग 2.7 करोड़ नागरिकों की मृत्यु और हजारों शहरों के विनाश ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया था। स्टालिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश को फिर से एक महाशक्ति के रूप में खड़ा करना था। पुनर्निर्माण के मुख्य कारण और प्रक्रिया देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य युद्ध से पहले के उत्पादन स्तर को वापस पाना था। इसमें भारी उद्योगों जैसे कि लोहा, इस्पात, कोयला के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया। औद्योगिक और तकनीकी विकास। रूस ने विदेशी सहायता मार्शल योजना को ठुकराकर अपने दम पर कारखानों को पुनर्जीवित किया। 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर रूस ने अपनी तकनीकी शक्ति का लोहा मनवाया। कृषि का पुनर्गठन देखें तो युद्ध से तबाह हुई खेती को सुधारने के लिए सामूहिक खेती को पुनः कड़ाई से लागू किया गया।
हालांकि औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में यहाँ सुधार की गति धीमी रही। सोवियत संघ की भूमिका का स्पष्टीकरण। कठोर अनुशासन। सरकार ने जनता से त्याग और कठिन परिश्रम की अपील की। मजदूरों से अतिरिक्त घंटों काम करवाया गया और युद्धबंदियों को भी पुनर्निर्माण कार्य में लगाया गया। आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करें तो स्टालिन ने पश्चिमी देशों पर निर्भर होने के बजाय अपने आंतरिक संसाधनों और पूर्वी यूरोप से प्राप्त हुए क्षतिपूर्ति का उपयोग किया। सामाजिक सुधार। आवास संकट को दूर करने के लिए अपार्टमेंट्स का निर्माण शुरू हुआ और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को सरकारी प्राथमिकता में रखा गया। निष्कर्ष की बात करें तो सोवियत संघ ने मात्र एक दशक के भीतर मलबे से उठकर खुद को पुनः स्थापित किया। जनता के भारी बलिदान और सरकार की कठोर नीतियों ने रूस को अमेरिका के समक्ष दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और सैन्य महाशक्ति बना दिया। आगे देखते हैं निकिता, इसको क्या नाम है, खुरुश्चेव। निकिता खुरुश्चेव की आंतरिक और विदेश नीतियों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए इसका नाम लेने में जुबान लड़खड़ा जाता है, मैं निकिता बोल के ही इसको क्या करता हूँ, ठीक है। तो पृष्ठभूमि देखें, 1953 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की सत्ता निकिता के हाथों में आ गई। निकिता का युग जो है 1953 से 1964 रहा। रूस के इतिहास में एक बड़े बदलाव का काल माना जाता है इसे। उन्होंने स्टालिन की कठोर और दमनकारी नीतियों को त्याग कर सोवियत समाज और राजनीति में उदारवाद लाने का प्रयास किया। आंतरिक नीतियों की बात करें तो विस्टालिनीकरण बोले तो जो निकिता ने 1956 के अपने गुप्त भाषण में स्टालिन के अत्याचारों की आलोचना की। उन्होंने स्टालिन की मूर्तियों को हटवाया और उनके नाम पर रखे गए शहरों के नाम पे बदल दिया। राजनीतिक सुधार देखें तो उन्होंने गुलैग यानी श्रम शिविरों से राजनीतिक कैदियों को रिहा किया और सेंसरशिप में थोड़ी ढील दी, जिससे साहित्य और कला को फलने फूलने का मौका मिला। कृषि सुधार। निकिता ने रूस के बंजर इलाकों में खेती शुरू करने के लिए वर्जिन लैंड्स अभियान चलाया। उन्होंने मक्का कॉर्न की खेती इस पर बहुत जोर दिया ताकि खाद्य संकट दूर किया जा सके। अंतरिक्ष और विज्ञान। उनके काल में रूस ने 1957 में दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया, जिससे सोवियत संघ के विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकल गया, ठीक है। विदेश नीतियों की बात करें तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। जो निकिता है उसने यह विचार दिया कि साम्यवादी और पूंजीवादी देश बिना युद्ध किए एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने तनाव कम करने के लिए अमेरिका की यात्रा भी की। क्यूबा मिसाइल संकट। यह उनके समय की सबसे खतरनाक घटना थी जब रूस ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। हालांकि अंत में बातचीत के जरिए युद्ध को टाला गया, जिससे निकिता की छवि एक शांतिप्रिय लेकिन कभी-कभी अस्थिर नेता की बनी। चीन के साथ मतभेद। जो निकिता है उसकी उदार नीतियों के कारण सोवियत संघ और माओ के चीन के बीच वैचारिक दूरियां बढ़ गई, जिससे साम्यवादी गुट दो भागों में बट गया। निष्कर्ष देखें तो निकिता ने सोवियत संघ को स्टालिन के डर और आतंक से बाहर निकालने का साहसी प्रयास किया। उनकी नीतियां आंतरिक रूप से मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लचीली थी। हालांकि कृषि में विफलता और क्यूबा संकट के बाद उनकी पकड़ कमजोर हुई, लेकिन उनके सुधारों ने भविष्य के सोवियत नेताओं के लिए एक नए रास्ते खोल दिए। तो ये था आपका यूनिट 5 और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मेजर पेपर 18 भारत में संचार का विकास, कुछ ऐसा है, देख लूँगा क्या है, तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा 16 और 17 पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का और कमेंट कीजिए MJ 18।